Assalamualaikum guys. So in this video we're going to talk about heating effect of electric current. So हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या मतलब है? देखो, अगर आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है तो उस इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जब आपने खुद नोटिस किया होगा, खुद ऑब्जर्व किया होगा, जब उसमें कुछ टाइम के लिए इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो ऑटोमेटिकली हीट अप होता है. सो उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सो अगर मैं इसे इजिली डिफाइन करूं तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू मेटालिक कंडक्टर एंड इट गेट्स हीटेड अप एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब एक इलेक्ट्रिक मेटालिक किसी भी मेटालिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो वो हीट अप होता है. ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जैसे कि मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू मेटालिक कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप एंड दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. बहुत इजी है. सो अब मैं बात करूंगा कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्यों है. अब देखो, अगर मेरे पास एक कंडक्टर है, मैं यहाँ पे एक कंडक्टर बनाता हूँ, ये मेरे पास एक कंडक्टर है. सो इसको मैं पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट करता हूँ, ये मेरे पास कंडक्टर ए बी है. सो इसको मैं इसमें कुछ एटम्स से जो मूव नहीं करते हैं. ठीक है, सो अब मैंने इसको क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट किया, कुछ बैटरी कनेक्ट की, दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, एंड इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो स्टार्ट करेंगे, वो मूव होना स्टार्ट करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल. ठीक है, सो मेरे उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इससे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रॉन्स. छोटे होते हैं बहुत. जब ये मूव करना स्टार्ट करेंगे तो ऐसे चलेंगे. जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसके साथ यहाँ पे कोलाइड करेंगे, फिर चले जाएंगे यहां से. ऐसे ये भी कोलाइड करेगा. सो जब इसने यहाँ पे कोलाइड किया तो क्या हुआ, जब इसने इस पॉइंट पे कोलाइड किया, सो यहाँ पे हुआ लॉस ऑफ एनर्जी. क्या हुआ? लॉस ऑफ एनर्जी. जब यहाँ पे एनर्जी लॉस हुई तो क्या हुआ कि ये लॉस ऑफ एनर्जी है, यही कन्वर्ट हुई कि इसमें हीट एनर्जी में. हीट एनर्जी. जब यहाँ पे कोलिजन हुआ तो क्या हुआ, जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, यहाँ पे एनर्जी लॉस हुई, वही लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में. ठीक है, सो जब यहाँ पे कोलिजन हुआ तो यहाँ पे हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ. सो फिर मैं कह सकता हूं, जब मैंने एक कंडक्टर को पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट किया, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हुई हीट एनर्जी में. तो हीटिंग ऑफ कंडक्टर टेक्स प्लेस. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. सो क्या हुआ, जब यहाँ पे कोलिजन हुआ, सो फिर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, जब हमने एक बात रेजिस्टेंस डिस्कस किया था, रेजिस्टेंस के मैंने वहां पे बोला था कि जिस कंडक्टर की रेजिस्टेंस ज्यादा होती है वो हीट अप होता है. तो यहाँ पे फिर मैं ऐसा कह सकता हूँ, जितने कोलिजन्स होंगे उतनी क्या बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी रेजिस्टेंस बढ़ेगी. ठीक है, जितने कोलिजन ज्यादा होंगे उतनी क्या बढ़ेगी, उतनी रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और जितनी रेजिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगी उतनी हीट ज्यादा बढ़ेगी. दैट्स व्हाई अगर मैंने उस टाइम में बोला था, हमारे पास कोई भी हीटिंग एलिमेंट कहीं पे भी यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे इलेक्ट्रिक हीटर्स में हम जो हीटिंग एलिमेंट होता है, वहां पे हीटिंग एलिमेंट यूज करते हैं, उसे हम उनमें जो पाई जाती है रेजिस्टेंस, वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होती है. तो उनमें क्या होती है, बहुत ज्यादा कोलिजन्स होते हैं. आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा कि क्यों इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. सो आई होप यू गॉट दिस, बिकॉज लॉस ऑफ एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में. सो अब मैं यहाँ पे यही हमारे पास यही कंडक्टर है. सो मैंने हर कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस है. रेजिस्टेंस मैंने बोला जब कोलिजन्स होंगे तो हर कंडक्टर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है. सो अगर इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस में मानू R, जो मैंने ये पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट किया उसे मैं मानूंगा V, और जो करंट फ्लो हुआ वो I फ्लो हुआ. ठीक है. सो अब अगर मैं बात करूं, हमने पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाय टाइम, पढ़ा है. ठीक है, सो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसा लिख सकता हूं, चार्ज इज इक्वल टू करंट इंटू टाइम. इसको मैं नाम रखूंगा फर्स्ट. जब हमने डिस्कस किया था पोटेंशियल डिफरेंस, तब मैंने बताया था पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन टू मूविंग क्वांटिटी ऑफ चार्ज फ्रॉम ए टू बी, बताया था ना. सो इसी तरह से जब हम पोटेंशियल डिफरेंस V से रिप्रेजेंट करते हैं, V इज इक्वल टू V, इस यहाँ पे मैं लिखूंगा. ठीक है, सो हमने यहाँ पे V इज इक्वल टू, जो V है पोटेंशियल डिफरेंस, वो वर्क डन डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज. तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इनटू Q. सो ये जो मेरे पास ये इक्वेशन मिली,
इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन सेकंड, इसको मैं नाम रखूंगा इक्वेशन सेकंड। यहां पे मेरे पास क्यू का क्या वैल्यू है, आई टी। क्या मैं आई टी यहां पे डाल सकता हूं, वहां क्यों नहीं डाल सकता हूं? तो मेरे पास जो डब्ल्यू मिलेगा, वर्क डन मिलेगा, दैट्स वी इंटू क्यू के बदले आई इंटू टी, आई इंटू टी। सो अब जो यहां पे हमें मिला दैट इज द वर्क डन। अब ये जो वर्क डन है यही होता है, दिस इज द हीट जनरेटेड इन दिस कंडक्टर। सो कितनी हीट जनरेट हुई इस कंडक्टर में, ये वर्क डन है। सो वी कैन से दिस वर्क डन इज इक्वल्स टू हीट जनरेट इन दिस कंडक्टर। सो फिर हीट जनरेट को मैं ऐसे लिखता हूं, हीट जनरेटेड जिसे मैं H से रिप्रेजेंट करता हूं वो है V इंटू आई इंटू टी, V इंटू आई इंटू टी। अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से जाऊं, ओम्स लॉ बाय ओम्स लॉ, अगर मैं ओम्स लॉ के हिसाब से जाऊं, ओम्स लॉ ने क्या कहा था, ओम्स लॉ में हमने पढ़ा था V इज इक्वल्स टू आई आर। अगर मैं यहां पे V के बदले आई आर डालूं तो क्या मिलेगा मुझे, आई एच इज इक्वल्स टू V के बदले आई इंटू आर इंटू आई इंटू टी। सो आई इंटू आई कितना मिला, दैट्स आई स्क्वायर आर टी। सो एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। गॉट इट? नाउ मेरे पास यहाँ पे v इक्वल आई आर, तो यहाँ पे आई आएगा बराबर v बाई आर, ओम्स लॉ के हिसाब से ही। सो अगर मैं i के बदले v आर डालूं तो h मिलेगा ऐसे, दैट इज v बाई आर, लेकिन i का स्क्वायर, सो इसका होल स्क्वायर आर टी। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ v का स्क्वायर r का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो स्क्वायर एंड आर कैंसल, h इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r इंटू टी। सो अभी हमारे पास हीट के लिए हमें तीन फॉर्मूलाज मिली। एक दिस वन, एक मिनट, ये एक फॉर्मूला, इसे मैं नाम रखूंगा अल्फा। ये दूसरी फॉर्मूला, इसे मैं नाम रखूंगा बीटा। ये तीसरी फॉर्मूला, इसे मैं नाम रखूंगा गामा। सो नाम आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। सो इसको मैंने अभी इन तीन इक्वेशंस को मैंने तीन नाम दिए, अल्फा बीटा एंड गामा। सो अब इन तीन इक्वेशंस को बोलते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट भी इनको बोलते हैं। सो अब हम मेजरली कौन सा, मतलब मेजरली हम कौन सी इक्वेशन इनमें हम यूज करते हैं मेजरली। सो हम यहाँ पे मेजरली इक्वेशन यूज करते हैं हीट के लिए, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सो यहाँ पे अगर हम हीट की डिपेंडेंस की बात करें, हीट किन किन चीजों पर डिपेंड करते हैं, इस इक्वेशन से हम अच्छे से देख सकते हैं। सो अगर मैंने यही जो कंडक्टर है, इसका मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स कनेक्ट किया था, सो इसमें करंट आई फ्लो होता है। तो जब जितना करंट इसमें फ्लो होगा, सो हीट डिपेंड्स डायरेक्टली, जितना करंट इसमें फ्लो होगा उसका स्क्वायर इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो और किस पे डिपेंड करता है, हीट डिपेंड्स डायरेक्टली इस कंडक्टर की कितनी रेजिस्टेंस है। जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा हीट। सो जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा हीट, जितना कम करंट उतनी कम हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस जितना ज्यादा हीट उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी कम रेजिस्टेंस उतनी कम हीट, ठीक है। इसी तरह से अब लास्टली ये डिपेंड करता है टी पे। ये टी क्या है, वो टाइम जिस टाइम में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, कितने टाइम में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है इस कंडक्टर में, वो टाइम इस पे डिपेंड करता है। सो H डिपेंड्स ऑन T। ये T क्या है, दिस इज टाइम। जितने ज्यादा टाइम को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, जितने ज्यादा टाइम को इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उतनी हीट बढ़ जाएगी, जितने कम टाइम में फ्लो करेगा उतनी कम हीट बढ़ जाएगी। आई होप आपको ये डिपेंडेंस का मसला भी समझ आया होगा। सो आई होप आपने ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ ली होंगी। सो अब हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने अभी पढ़ा, कोई रॉकेट साइंस नहीं था इसमें, इतना ही था। अब मैं बात करूंगा कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात करूं ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, सो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मतलब क्या हुआ, देखो वो जो मतलब हमारे पास जो बल्ब है,
उसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो क्या होता है उसमें, वो हीट होता है, वो हीट अप होता है और हमें इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी देता है। तो उसी वही जो जिनमें हीट इन्वॉल्व हो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में, उन्हीं को बोलते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो हम इन अवर डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक है, कुछ को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। सो एक मैं यहाँ पे पहला डिस्कस करूंगा बल्ब, ठीक है। सो पहला मैं यहाँ पे जो डिस्कस करूंगा वो बल्ब है। सो अपने बल्ब में देखा होगा कि मैं यहाँ पे बनाता हूँ तो उतनी अच्छी मेरी पेंटिंग नहीं है, तो स्टिल आई विल ट्राई टू मेक इट वेरी गुड। सो इस तरह का हमारे पास एक बल्ब होता है, तो ये मतलब नहीं कि आलू जैसा बन गया, तो ये बल्ब अब समझो, ठीक है। सो इसमें जो इस तरह का होता है फिर, ठीक है, ठीक है। सो ये हमारे पास बल्ब होता है, ठीक है। और इसमें जो ये होता है, एक इंपॉर्टेंट रोल इसका होता है, उसमें बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, फिलामेंट होता है, ठीक है। तो इसका एक इंपॉर्टेंट रोल होता है बल्ब में, ठीक है। और ये फिलामेंट किसका बना होता है, ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का। किसका? टंगस्टन। ये फिलामेंट बना होता है टंगस्टन। सो टंगस्टन क्या होता है, केमिस्ट्री में आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। सो इस टंगस्टन की क्या प्रॉपर्टी है, जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है तो ये हीट अप होता है, ये हीट अप होता है। जब ये हीट अप होता है तो ये ग्लो होना स्टार्ट करता है, ठीक है। और जब ये ग्लो होता है तो हमारा जो बल्ब है वो भी ग्लो करता है, ठीक है। सो और एक बात, इस टंगस्टन की बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। इस टंगस्टन का बहुत ही ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट है। कितना है इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है, इस टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस। इतना इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हम ये यूज करते हैं, और इसलिए यूज करते हैं बिकॉज ये अच्छी तरह से ग्लो होता है, ठीक है। सो और एक बात अगर मैं यहाँ पे करूँ, टंगस्टन के हवाले से ये हो गया, और ये अच्छी तरह से ग्लो करता है। सो जब यहाँ पे अब इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, टंगस्टन हीट अप हुआ, हमारा लैंप, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट हुआ। सो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमें थी वो कन्वर्ट हुई दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। कितने फॉर्म्स एनर्जी में? दो फॉर्म्स। एक लाइट एनर्जी, एक लाइट एनर्जी जो हमें यहां पे जरूरत थी, और एक हीट एनर्जी, जबकि हीट एनर्जी का इस केस में कोई इस्तेमाल नहीं, ठीक है। सो अब बात करते हैं कि बल्ब की बातें चल रही है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी देते हैं, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी देते रहते हैं। तो जो ये बल्ब है ये कवर होता है एक वेसल लाइक गिलास में, ये एक वेसल लाइक गिलास में एक बंद होता है। सो इसमें अब बात करें, इसमें कौन सी गैस होती है, इसमें कौन सी गैस होती है? अगर हम इसमें नॉर्मल गैस, क्या इसमें नॉर्मल गैस होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज नॉर्मल गैस में होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। और जब ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे होता है ये टंगस्टन, ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है, और ये करता है रिएक्ट किससे? O2 से। और पता नहीं क्या एलिमेंट बनाएगा जो फिर लास्ट में ग्लो नहीं होगा। इसीलिए हम यहाँ पे नॉर्मल गैसेस बिल्कुल नहीं डालते। तो कौन से गैस रखते हैं? इनएक्टिव गैसेस रखते हैं, इनएक्टिव गैसेस। इनएक्टिव गैस में कौन कौन सा गैस आता है? नाइट्रोजन आता है, आपका आर्गन आता है, या एक्स्ट्रा और भी बहुत कुछ, ठीक है, जो हम इस बल्ब के अंदर रखते हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल अबाउट द बल्ब। ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो अब और एलिमेंट डिस्कस करते हैं। हाँ, अब मैं आयरन की बात करता हूं। सो आयरन, जिससे हम कपड़े आयरन करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ी बात करूंगा। सो आयरन इज जस्ट लाइक दिस, थोड़ा समझने की कोशिश करना। सो इसका जो ये प्लेट होता है ये हीट अप होता है। ये जो प्लेट होता है इलेक्ट्रिक आयरन का, यही हीट अप होता है। तो इसी तरह इसकी भी सेम प्रोसेस है, बट थोड़ा वो डिफरेंस ये है कि जो इसका प्लेट है वो किसका बना होता है? मेटल का बना होता है? बिल्कुल भी नहीं, मेटल का तो नहीं बना होता है। क्यों नहीं बना होता है मेटल का? बिकॉज अगर ये मेटल का बना होगा, जब ये हीटअप होगा तब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। और जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो हमारा ये मेटल है वो खराब होगा। इसलिए हम यहाँ पे मेटल नहीं लगाते। तो क्या लगाते हैं हम? यहाँ पे लगाते हैं, ये बना होता है एलॉय का। किसका? एलॉय का। एलॉय का आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। सो एलॉय बहुत से मेटल्स नॉन मेटल्स को मिला के कुछ बनाते हैं एलॉय। सो इसकी बहुत सी प्रॉपर्टीज है, और एक प्रॉपर्टी इसकी है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम यहाँ पे ये यूज करते हैं। सेम यही केस, यही चीज हम करते हैं यूज किसमें? टोस्टर जो होता है, जिसमें ब्रेड कुक करते हैं, इस तरह का होता है कुछ
इसमें भी जो प्लेट्स होती हैं, जो हीटअप होती है, इसमें कुछ ब्रेड हम कुक करते हैं, उसमें भी जो होती है ये मेटल प्लेट्स होती हैं, वो किसकी बनी होती है? अलॉय की बनी होती है, ठीक है, किसकी बनी होती है? अलॉय की बनी होती है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब एक और चीज के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट वी कॉल दिस, उसे हम बोलते हैं फ्यूज, जो उड़ता रहता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं फ्यूज। व्हाट इज फ्यूज एक्चुअली? अगर आपने किसी भी डिवाइस में फ्यूज देखा होगा, सो फ्यूज इज, अगर आपने अच्छी से अगर आपने देखा होगा तो इस तरह का होता है। इतना बड़ा नहीं होता है, बट इस तरह का होता है। सो इसके अंदर एक थिन वायर होती है, एक थिन वायर होती है इस फ्यूज के अंदर। और ये वायर किसकी बनी होती है? ये वायर होती है मेटल की भी हो सकती है और अलॉय की भी हो सकती है। इसमें ऐसी कोई परेशानी नहीं है। सो मेटल की भी हो सकती है, अलॉय की भी हो सकती है, बट यहां पे कंडीशन क्या है? इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेल्टिंग पॉइंट मस्ट बी लो। सो अब इस फ्यूज का क्या काम है? अब इस फ्यूज का क्या काम है? चलो समझाते हैं। देखो, हमारे घरों में काफी ज्यादा कॉस्टली इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस होते हैं। सो क्या होता है, एग्जांपल के समझाता हूं कि कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप ले लीजिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे टीवी लेता हूं। सो ये हमारे पास टीवी है, एक महंगा टीवी है, ठीक है। सो आप टीवी देख रहे हो, कुछ भी देख रहे हो इसमें, ठीक है। सो टीवी किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। टीवी किस पे चलता है? इलेक्ट्रिक करंट पे चलता है। जब इसमें करंट फ्लो होता है, आपका टीवी चलता है अच्छे से, आप देख रहे हो टीवी, मजा सब कुछ चल रहा है। तो क्या हुआ? समहाउ इलेक्ट्रिक करंट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। तो क्या हुआ? आपका टीवी जल गया, खत्म बात। सो अब क्या है? अब फ्यूज क्या काम करता है? देखो, अब मैंने क्या किया, अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हुआ, मैंने बीच में एक फ्यूज कनेक्ट किया, फिर यहां पे टीवी रखा, ठीक है। सो इसमें करंट फ्लो हुआ आई, लेकिन इसमें वो छोटी सी वायर है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। ये आपका टीवी है, आप फिर से टीवी देख रहे हो, लेकिन इस बार टीवी को क्या कनेक्ट है? फ्यूज कनेक्ट है। सो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, तो ये छोटी सी वायर इसमें है फ्यूज में, और यहाँ पे आप देख रहे हो टीवी, ठीक है। सो समहाउ अब यहाँ पे भी करंट बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। सो जब करंट बढ़ा, मैंने अभी आपको बोला करंट जब बढ़ा, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन स्क्वायर ऑफ दिस। सो हीट भी बढ़ी। सो जितनी हीट बढ़ी, सो यहाँ पे ज्यादा हीट बढ़ी। जब हीट बढ़ी, इसका मैंने बोला अभी इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, तो ये यहाँ पे मेल्ट हुआ। क्या हुआ? मेल्ट। जब ये मेल्ट हुआ तो सर्किट ब्रेक हुआ। तो क्या हुआ? सर्किट जो था यहाँ पे वो ब्रेक हुआ। जब सर्किट ब्रेक हुआ तो करंट जो यहां से यहां तक फ्लो होना था वो बंद हुआ। जो अब एक पाथ थी करंट को फ्लो होने के लिए, वो बंद हुई। सो अब क्या करते हैं? आपका टीवी चलना बंद हुआ, मगर चला नहीं, टीवी खराब नहीं हुआ, लेकिन बंद हुआ। सो आप किसी इलेक्ट्रिशियन को फिर बुलाते हैं कि मेरे टीवी को पता नहीं क्या हो गया, तो वो आपको बोलता है कि उसका फ्यूज जो है वो उड़ गया है। तो फ्यूज आप इजिली रिप्लेस कर सकते हो, बट आपका जो ये कॉस्टली अप्लायंस, कॉस्टली टीवी था, वो बच गया। So only because of the fuse. So I hope you understand all about heating effect of electric current and its practical application and its mathematical equations, its joules, heating effect of electric current. और जितना भी मैंने बोला, I hope you understand this all very well. And आज के लेक्चर में इतना ही guys. And don't forget, like my video, comment, share. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तब लाइक करना, ठीक है। And comment and share with your friends. So and subscribe my channel so that all of us will get benefit. तब तक के लिए goodbye.